गुड मॉर्निंग। उन्नयन बिहार फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं वर्ग अंतर्गत कार्बन तथा इसके यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन, जैसा कि हम जानते हैं, यह प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कार्बन गैसीय अवस्था में प्रायः कार्बन डाइऑक्साइड रूप में प्रकृति में मिलता है, जिसकी मात्रा 0.03% है, 0.03% है। जबकि पृथ्वी पर यह कार्बन अलग अलग रूपों में, जैसे हम कोयला के रूप में देखते हैं, और इसके दो अपरूप ग्रेफाइट और हीरा हम प्रायः देखते हैं। यह पृथ्वी पर हवा में कार्बन 0.03%, जबकि पृथ्वी पर कार्बन 0.02% उपस्थित है। जैसे ही हम कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन, जैसे हमने एक जान लिया कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड के भी रूप में होता है। प्रायः हम कार्बन डाइऑक्साइड की चर्चा कर रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या सजीवों में भी कार्बन उपस्थित है। तो जब हम सजीवों की बात करते हैं, उसमें पेड़ पौधे और जंतुओं की बात करते हैं। जैसे आप ईख देखते हैं, ईख में से आपको प्राप्त होता है चीनी, वो एक कार्बन का ही स्रोत है। उसी तरह से नींबू है आपका, जिसमें सेट्रिक अम्ल के रूप में कार्बन आपको दिखाई देता है। आप सिरका जो लेते हैं, उसमें एसिटिक अम्ल के रूप में। और तो और सबसे पहला कार्बन का स्रोत जो प्राप्त हुआ, वैज्ञानिकों ने जिसके बारे में पता लगाया, वो हमारे यूरिन से प्राप्त हुआ यूरिया है। और ये पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसका लैब के द्वारा परीक्षण किया गया और पता लगाया गया कि कार्बन प्रकृति में किस रूप में है। इसके लिए प्रथम कार्बनिक पदार्थ, जिसको हम यूरिया कह रहे हैं, इसका श्रेय वोहलर को जाता है। वोहलर ने एक्सपेरिमेंट के तहत अमोनियम साइनेट को गर्म किया। अमोनियम साइनेट को गर्म करने के बाद एक कार्बनिक यौगिक यूरिया हमको लैब में प्राप्त हुआ। इसके लिए हम रिएक्शन लिखते हैं NH4CnO, अमोनियम साइनेट। इसे हम ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देने पर हमें प्राप्त हुआ NH2CONH2 यूरिया। ये हमारा पहला कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हुआ। जब हमें ये जानकारी प्राप्त हो गई, वोहलर ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बता दिया कि यूरिया की प्राप्ति हुई, तब हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिनको लेवोजियर कहते हैं, इन्होंने ये पता लगाया कि प्रकृति में कार्बन जो है वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग डेरिवेटिव्स में पाए जाते हैं। वो कार्बन या कार्बन वाले यौगिक, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या बहुत सारे हैलोजन के साथ कार्बन मिक्स करके विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। इसको लेवोजियर ने लैब के द्वारा सिद्ध किया। लेवोजियर ने इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि कार्बन अलग अलग प्रकार के तत्वों से मिलकर के विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। अब फिर हम देखते हैं कि किसी पदार्थ में, जब हमने जान लिया कि कार्बन आया कहाँ से, कार्बन के क्या रूप्स हैं, अब हम बात करते हैं, हमें जानना हो कि दिए हुए पदार्थ में कार्बन है कि नहीं। इसको हम प्रयोग करके देखते हैं। कैसे हम जानेंगे कि दिया हुआ पदार्थ में कार्बन है? कार्बन की उपस्थिति का पता लगाना। उपस्थिति का पता लगाना। देखिए, किसी पदार्थ को आप गर्म कीजिए। कोई कार्बनिक पदार्थ है, अगर उसे आप गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात एक काला रूप का, एक काले फॉर्मेट में एक पदार्थ आपको उसके तलहटी में प्राप्त होगा, वो कार्बन होगा। जैसे आपने किसी पदार्थ को लिया, कोई भी एक पदार्थ लिया आपने जिसमें कार्बन उपस्थित है, पता करना है, तो पदार्थ
को आपने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पर आपको काला पदार्थ प्राप्त हुआ, वो कार्बन है। कैसे जानेंगे ये कार्बन है? इस काले पदार्थ को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिक्स कीजिए। हमने क्या किया, इस काले पदार्थ कार्बन को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिक्स करेंगे। जब हम इस काले पदार्थ को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो हमको एक गैस प्राप्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी और साथ ही साथ कॉपर बाहर प्राप्त होगा। जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे जानेंगे हम कि ये दिया हुआ पदार्थ जो हमको गैस प्राप्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई, इस गैस को जैसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूना जल जिसको कहते हैं उसमें डालेंगे तो चूने जल का कलर दुधिया हो जाएगा। वो कैसे रिएक्शन होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब चूना जल जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 के साथ रिएक्शन करेगा, हमको प्राप्त होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जल। कहने का मतलब किसी पदार्थ के अंदर कार्बन उपस्थित हो, इसका पता लगाने के लिए जो प्रयोग किया गया, जिसके तहत हमने देखा क्या कि उस पदार्थ को हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद एक काला पदार्थ प्राप्त होता है, उसको जो हम कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें एक गैस प्राप्त होती है जो कि आपका चूना का जल है उसे है दुधिया बना देता है। इस प्रकार प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बनिक पदार्थ है और ये सिद्ध करता है कि दिए गए पदार्थ में कार्बन उपस्थित है। जब हम इस चीज को जान लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जान लिया कि दिए हुए पदार्थ में कार्बन है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये कार्बन विभिन्न प्रकार के, जैसे कार्बन तथा उसके यौगिक, प्रकृति में अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पदार्थ जो हैं वो कार्बन है, क्योंकि कार्बन की कैपेसिटी, कार्बन विभिन्न प्रकार के पदार्थों से, विभिन्न प्रकार के तत्वों से आपस में मिल करके और अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। इसीलिए रसायन शास्त्र में कार्बन और उसके यौगिकों को अध्ययन करने के अलग शाखा का अध्ययन किया गया, जिसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अर्थात ये कार्बन का पता हमने लगा लिया। अब कार्बन और उसके यौगिक जो हैं, जिस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किए जाएंगे उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। ये कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिक्स करता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन अलग अलग प्रकार के तत्वों से, जैसे हैलोजन ग्रुप हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, ये हाइड्रोकार्बन अलग अलग प्रकार के तत्वों के साथ भी बाइंड करके, बंधन बना करके अलग अलग प्रकार के यौगिकों का भी निर्माण करते हैं। अब हम बात जब करेंगे इस हाइड्रोकार्बन की, तो एक बार पिछली कक्षाओं में हमने जो पढ़ा है उसके बारे में जान लेंगे कि आखिर ये कार्बन इतने ज़्यादा यौगिकों का निर्माण क्यों करता है। हमने पिछली कक्षाओं में जाना था कि कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ, वो तत्व हो, यौगिक हो, कुछ भी हो, आपस में मिलके एक नए पदार्थ का, विभिन्न प्रकार के गुण पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसके प्रति उत्तरदायी होता है उनके बीच का एक बंधन, जिसे हमने देखा था आयनिक बंधन। पिछले क्लास में हमने आयनिक बंधन, 9th क्लास में हमने इसको पढ़ा है। और दूसरा सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। यहां कार्बन और उसके यौगिकों की बात जब हम करेंगे तो कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक बंधन बनाता है। कार्बन खुद अपने कार्बन के साथ या दूसरे तत्वों के साथ सहसंयोजक बंधन बना करके एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। यह सहसंयोजक बंधन जो है उसका हम अध्ययन प्रायः 3 रूपों में देखते हैं। पहला
एकल सह संयोजक बंधन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल। दूसरा द्वि सह संयोजक बंधन जिसे कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा त्रिक सहसंयोजक बंधन, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कार्बन जो है उसके पास कैपेसिटी है, ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। वो डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार के तत्वों के साथ बंधन बना रहा है। जैसे सिंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर वैसे ही किसी तत्व का, जैसे हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, पिछली कक्षा में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। इसके बारे में फिर हम आगे बंधन की बात करते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते जाएंगे। जबकि पिछली कक्षा में हमने आयनिक बंधन के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक जगह से दूसरी जगह तक पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके प्रति आयनिक बंधन बनता है। जबकि साझेदारी जो होती है उसके फलस्वरूप सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। जैसे अब इस सहसंयोजक बंधन को प्रकृति को समझने के लिए हम एक यौगिक को लेते हैं। इस सहसंयोजक बंधन की कार्बन के पास सहसंयोजक बंधन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसको समझने के लिए हम एक यौगिक लेते हैं। जैसे एक कार्बनिक यौगिक हम ले रहे हैं मीथेन, मीथेन जो है एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। ये बंधन बनते कैसे हैं, इसके पीछे जब हम इसके सूत्र का अध्ययन करेंगे तो जरूरी ये बनता है इसको लिखने का तरीका। जैसे हमने मीथेन के लिए CH4 लिख दिया, बंधन कैसे बना? एक कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ बंधन बना करके मीथेन का निर्माण करता है। इसको समझने के पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर में ये कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बंधन क्यों बनाता है। इसको भी हमने पिछली कक्षाओं में जाना था। कार्बन की परमाणु संख्या 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 4, मतलब इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका क्या गुण होगा? हमेशा हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अपने नजदीक के अक्रिय गैस जैसा बनना चाहता है। इसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इसमें सबसे आसान जो काम होता है वही काम वो करता है। जैसे हमने इसके जानने के पहले एक और देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था सोडियम 11 2 8 1, इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए या ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। आप देख रहे हैं आसान है इसको त्याग कर देना, तो सीधे क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन न लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और सोडियम प्लस बना देता है। ये अक्रिय गैस जैसी संरचना हो जाती है। लेकिन कार्बन के साथ क्या होता है? बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 बनने के लिए इसको नहीं तो 4 लेना होगा, नहीं तो 4 देना होगा। दोनों ही काम टफ है। इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इसी साझेदारी गुण के कारण कार्बन सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। चूंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों इलेक्ट्रॉन बंधन की प्रकृति में भाग लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन, तीसरे हाइड्रोजन और चौथे हाइड्रोजन, चारों से बंधन बना करके मीथेन का निर्माण करते हैं। अब हम इसको कैसे बंधन बनता है, इसकी प्रकृति कैसे इसमें दिखती है, इसको हम समझते हैं कार्बनिक यौगिकों के सूत्र से। इसको सूत्र लिखने पे हम समझेंगे कैसे यह कार्बन हाइड्रोजन से बंधा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम कार्बनिक यौगिकों के सूत्र।
कार्बनिक यौगिक के सूत्र, फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कार्बनिक यौगिक हैं, इनके सूत्र को हम 3 तरह से लिखते हैं। जैसे पहला है लुईस, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसमें देखिए लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए जैसे अभी हमने मीथेन की चर्चा की, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में होता क्या है, इसमें क्या है, प्रत्येक परमाणु वो दूसरे परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है और इस जुड़ने की प्रक्रिया में संयोजित जो इलेक्ट्रॉन है इसकी व्यवस्था कैसी है ये दर्शाता है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। पहली बात यहाँ पे बिंदु की बात होती है, मतलब बिंदु से दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। ये संकल्पना किसने दी? लुईस नामक वैज्ञानिक ने दी। इस संरचना के तहत क्या होता है, डॉट से हम दिखाते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन को। और आप ध्यान देंगे किसी भी प्रकार के बंधन में किसी भी परमाणु के केवल बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अर्थात हम जो इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक को दिखाएंगे उसमें बिंदु से कौन से इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को। मतलब आपसे पूछा जाए कि लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में आप कैसे जानेंगे, तो पहला क्या बताता है, ये परमाणुओं के बीच बंधन को बताता है, बंधन को दर्शाता है। दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कैसे संयोजित होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन के संयोजन को दर्शाता है, संयोजन को दर्शाता है। दो चीज, पहला परमाणुओं के बीच बंधन को बतलाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन के संयोजन को दर्शाता है। चलिए इसको हम एग्जांपल से फिर डिटेल करके देखते हैं। आइए अब हम यहां पे देखते हैं, जैसे मीथेन की बात की हमने, CH4। अभी हमने जाना मीथेन परमाणु संख्या 6, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए इससे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से। ये कार्बन हो गया, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, स्वाभाविक है, 4 हाइड्रोजन है मतलब 4 जगह चले जाएंगे। आप यहां देखिए, जैसे मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहां स्टार से दिखा रहा हूं ताकि आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएं, अंतर कर पाएं। यह हाइड्रोजन हो गया, यह हाइड्रोजन हो गया, यह हाइड्रोजन हो। अब देखिए यहां बंधन बन रहा है। आप जानते हैं कि पहला हाइड्रोजन जो है पहली कक्षा, उसमें केवल एक ही कक्षा है और पहली कक्षा में अस्थायी बनने के लिए डुएट की जरूरत होती है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन काफी हैं। पहली कक्षा में किसी भी पदार्थ के परमाणु का जब हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना देख रहे हैं उसमें हम पाते हैं कि पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन काफी हैं उसके अस्थायित्व के लिए। अर्थात यहाँ इस हाइड्रोजन को अपना एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये अपना अस्थायित्व कर लिया। इस हाइड्रोजन को भी मिल गया, इस हाइड्रोजन को भी मिल गया, इस हाइड्रोजन को भी मिल गया। सारे हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा कर लिए, अर्थात अस्थायी हो गए। इस कार्बन को देखिए, क्योंकि आपस में साझेदारी हुई है
जैसे हाइड्रोजन इस कार्बन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन के साथ साझा किया, वैसे ही अपना ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ साझा करेगा। फिर सारे साझेदारी को एक साथ अटैच करते हैं और एक साथ जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है? देखिए इस कार्बन को क्या मिल गया? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, अर्थात इस कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए। ये कहलाता है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें पता चल रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है और किस प्रकार का बंधन बना हुआ है। इसी तरह से जैसे एकल बंधन की हम बात कर रहे हैं, वैसे द्विबंधन और त्रिबंधन की भी बात कर सकते हैं। अब हमने यहां तो एक एग्जाम्पल देखा वैसा जिसमें केवल एक कार्बन है, ठीक है। अब हम एक दूसरे यौगिक को भी देखते हैं, उसको भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से देखते हैं कि जिसमें कार्बन की संख्या 2, 3, 4, 5 ऐसे हो। जैसे हम दूसरे पदार्थ, जैसे इसमें हमने देखा था मेथेन, अब हम देखते हैं एथेन को, इसके बाद हम देखते हैं एथेन C2H6। इसकी संरचना को हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से देखते हैं। देखिए अगर परीक्षा में आपके पूछा जाए, आपको बनाना हो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, आपसे कहा जाए एक था जब आपके पास CH4 था तो आपने क्या किया? C दे दिया, 1, 2, 3, 4 कर दिया, हाइड्रोजन 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 कर दिया चारों तरफ। लेकिन जब 2 कार्बन हो तब क्या करेंगे? तो एक कॉन्सेप्चुअल बात है, अब थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इसको जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी हो तो यहाँ देखिए कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है, अर्थात पता क्या चल रहा है? एक कार्बन को 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में लिखिएगा, थोड़ा सा बड़ा करके लिखिएगा तो आपको और सुविधा हो जाएगी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 C2H6 हो गया, कार्बन कार्बन 2 हाइड्रोजन C2H6 को CH3 भी लिख सकते हैं। अब इसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पर ले जाएंगे, अर्थात हमको इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन देना है। कार्बन दोनों लिख दिया हमने, जैसे कार्बन कार्बन 2 कार्बन हो गए। इस कार्बन का जैसे कार्बन को हम डॉट से दिखा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और हो गया। इस कार्बन का 1, 2, 3, 4 हो गया। यहाँ देखिए इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है। फिर देखिए इस कार्बन को भी 3 चाहिए हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसके साथ मिक्स हो गया, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, स्टेबिलिटी सारे हाइड्रोजन की हो गई। सारे हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा कर ले रहे हैं। अब हम सारे को मिक्स करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है, अब इस कार्बन कार्बन के बीच में भी बंधन बना हुआ है, इसको वैसे खींचते हैं। यहाँ देखिए इस कार्बन को हम देख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ये कार्बन अस्थाई हो गया। उसी प्रकार ये कार्बन जो है अपना ऐसे इसके साथ ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया। इस कार्बन कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ये भी हो गया। इस तरह से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम आसानी से लिख सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिक सूत्र लिखने के लिए पहला हमने क्या देख लिया? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसके बाद हम बात करते हैं संरचना सूत्र की। पहला तो लिखने का सूत्र लिखने का, पहला हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दूसरा हम सूत्र लिखने का तरीका देखेंगे संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। और तीसरा देखेंगे त्रिविम
संरचना। ठीक है, हमने इसको देख लिया। अब सूत्र लिखने के दूसरे फॉर्मेट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा फॉर्मेट है संरचना सूत्र, मीन्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। संरचना सूत्र देखते हैं हम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए दूसरा संरचना सूत्र। फॉर्मूला देखिए, संरचना सूत्र क्या है? जब हम संरचना सूत्र की बात करते हैं, इसमें देखिए कोई भी पदार्थ है, कोई भी आपके पास जो कार्बनिक यौगिक की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी जब संरचना सूत्र की बात करते हैं तो इसमें हम, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में इलेक्ट्रॉन को दिखाया बिंदु से, इस संरचना सूत्र में हम इलेक्ट्रॉन के बीच बंधने वाले बंधन को रेखा के रूप में दर्शाते हैं। पहला क्या दिखाते हैं? रेखा से दर्शाते हैं बंधन को हम रेखा से दिखाएंगे। जैसे अब ये रेखा कितनी होगी, ये निर्भर करता है उसकी संयोजकता की, दिए हुए पदार्थ की संयोजकता पर ये रेखा निर्भर करती है। जैसे हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। जब संरचना सूत्र बनाना हो तो इसको कैसे क्या करेंगे? 4 संयोजकता हो, मतलब 4 रेखा से, 1 2 3 4। संरचना सूत्र में कार्बन के चारों ओर 4 रेखा खींच देंगे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? नाइट्रोजन की संयोजकता, किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन की संयोजकता आपकी 2 होती है, तो ऑक्सीजन को 2 साइड में। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, तो इसमें बंधन दिखाना हो तो नाइट्रोजन के 1 2 3। इस तरह से हम संरचना सूत्र को दिखाते हैं। जैसे हम आते हैं किसी एक यौगिक को कैसे हम संरचना सूत्र लिखेंगे, एग्जाम्पल में आते हैं जैसे एथेन। अभी जो कुछ देर पहले आपने देखा, जैसे हम देखते हैं एथेन C2H6। ठीक है, अब देखिए 2 कार्बन है, सीधी सी बात है, 2 कार्बन यहां पे आपने कार्बन देख लिया, ऐसे 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 हो गया। दूसरा कार्बन, इस कार्बन कार्बन के बीच बंधन है, सीधी सी बात है। जिस जो पॉइंट है वहां पे आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ बाइंड किया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ बाइंड किया हुआ है। ये रहा है आपका संरचना सूत्र। यहां पे ये लाइन बतलाता है कि एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी किया, इसलिए सिंगल लाइन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो उसके लिए क्या करते हैं? डबल लाइन। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसका, जिससे कोई ए बी 2 तत्व है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी साझेदारी हुई हो तो डबल लाइन। 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, जैसे PQ2 हो, तो उसके साथ ट्रिपल लाइन का प्रयोग हम करते हैं। साथ ही साथ ये संरचना सूत्र अगर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है तो इसको दूसरे रूप में कंडेंस फॉर्म में भी हम या संघनित रूप में भी लिखते हैं, जिसके लिए हम लिखते हैं CH3-CH3। यहां पे बता रहा है बॉन्ड को कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड तो है ही। इसे हम संरचना सूत्र का संघनित रूप या कंडेंस फॉर्म भी कहते हैं। यह रहा कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र को दर्शाने का। तीसरा हम बात करते हैं त्रिविम संरचना की। तीसरा कार्बनिक यौगिकों को दर्शाने के लिए तीसरा हम प्रयोग करते हैं त्रिविम संरचना। त्रिविम संरचना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। त्रिविम संरचना की बात करते हैं। त्रिविम संरचना में ध्यान देने की बात है, ये जैसे आप प्रायः
जैसा हम लिखते हैं किसी चीज़ को, जैसे हमने लिखा CH4, CH, ये आपको एक प्लेन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन प्लेन पे नहीं होता है, ये प्लेन के ऊपर या नीचे होता है। तो हमको कैसे उसका 3 डायमेंशनल मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस दिखानी हो, तो उसके लिए हम त्रिविम संरचना का प्रयोग करते हैं। इसको कैसे दिखाएंगे? देखिए, एक तो होगा, एक कागज जैसे हुआ, कागज की एक सतह हो गई, एक कागज के ऊपर होगा, एक कागज के नीचे होगा, तब हमको त्रिविमीय संरचना दिखाई देगी। जैसे आपके पास एक डस्टर है, तो कुछ आपको यहाँ नीचे भी है कुछ भाग, कुछ ऊपर यहाँ पे खल्ली भी है, ये कुछ साइड में भी है। इसको हम दिखाने के लिए जिस रूप का प्रयोग करते हैं उसे हम त्रिविम संरचना कहते हैं। कैसे दिखाएंगे? जो पदार्थ या जो चीज कागज की सतह पे हो उसे हम सीधी लाइन ठोस रेखा से दिखाते हैं। त्रिविम संरचना में कागज की सतह पर, कागज की सतह पर जो होंगे उनके लिए हम क्या करते हैं? ठोस रेखा का प्रयोग करते हैं। ठोस रेखा ऐसे कागज की सतह पे हो उसके लिए ठोस रेखा का प्रयोग। दूसरा, कागज की सतह के ऊपर हो, क्या हो? सतह के ऊपर। जैसे आपने एक सतह देखा है, इसके ऊपर कोई चीज है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वेज रेखा का प्रयोग करते हैं। वेज रेखा। वेज रेखा कैसी होती है? ये हुई वेज रेखा। किसी पदार्थ कोई भी तत्व लिखा हुआ हो, उसके बंधन में वेज रेखा के साइड पे दिया हुआ हो, तो इसका मतलब पता चलता है कि ये जो सरफेस दिया हुआ उसके ऊपर में हो। और तीसरा होता है सतह के नीचे। सतह के नीचे या पीछे, सतह के पीछे हो, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं डॉटेड लाइन। डॉटेड रेखा, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये कहलाता है डॉटेड लाइन। इस प्रकार आज के क्लास में हमने कार्बनिक यौगिकों के बारे में जाना, कार्बनिक यौगिक को कैसे लिखते हैं, इसके विभिन्न प्रकार के सूत्रों के बारे में जाना। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। धन्यवाद।